लेखक संदीप। गांव का नाम था किशनपुर। ये गांव अपने सुंदर खेतों, शांत जीवन और दादी नानी की कहानियों के लिए मशहूर था। लेकिन इस गांव का एक हिस्सा ऐसा भी था जिसे सब अनदेखा करते थे। गांव के बाहरी छोर पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इसकी दीवारें समय की मार झेल चुकी थी, छत का एक बड़ा हिस्सा गिर चुका था और चारों ओर घनी झाड़ियां इसे पूरी तरह घेर चुकी थी। इस हवेली का नाम था अजगरी हवेली। इसे अजगरी क्यों कहा जाता था, इसका रहस्य कोई नहीं जानता था, लेकिन गांव वालों का मानना था कि यह हवेली श्रापित है। कहते हैं इसमें एक जिन्न कैद है और उसकी ताकत एक चिराग में बंद है। गांव के बच्चे अक्सर हवेली के पास जाने की हिम्मत करते, लेकिन उसके अंदर कोई कदम नहीं रखता था। लोगों का दावा था कि जिसने भी हवेली में कदम रखा वो कभी वापस नहीं लौटा। अमन इस गांव का सबसे निडर लड़का था। वो 20 साल का नौजवान था जिसकी आंखों में हमेशा उत्सुकता रहती थी। वो पुरानी कहानियों और रहस्यमयी जगहों को खोजना पसंद करता था। जब उसने हवेली और जिन्न के चिराग की कहानी सुनी तो उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। एक दिन जब अमन अपनी दादी के साथ चाय पी रहा था तो उसने दादी से चिराग के बारे में पूछा। दादी, वो हवेली और जिन्न की कहानी सच है? दादी ने अपनी चाय का घूंट लेते हुए कहा, बेटा, वो हवेली और उसका जिन्न सच्चाई है। मैंने अपने बचपन में कई लोगों को हवेली जाते देखा, लेकिन वे कभी लौटे नहीं। वो चिराग सिर्फ एक चीज नहीं है, वो बर्बादी का दरवाजा है। अमन ने दादी की चेतावनी को अनसुना करते हुए कहा, लेकिन दादी, अगर कोई उस चिराग को खोज ले तो क्या वह जिन्न को काबू में कर सकता है? दादी ने गहरी सांस ली और बोली, अगर तुमने उस चिराग को छूने की कोशिश की तो जिन्न तुम्हारी आत्मा को निगल जाएगा। वो चिराग जितना आकर्षक दिखता है उतना ही खतरनाक है। याद रखना, हवेली में जाना मौत को दावत देना है। अमन के मन में अब उस हवेली को लेकर उत्सुकता और भी बढ़ गई। अमन की दादी ने उसे जिन्न के चिराग से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। हर दिन वो हवेली के बारे में सोचता और खुद को वहां जाने से रोकने की कोशिश करता, लेकिन जितना वह इसे भूलने की कोशिश करता उतना ही ये विचार उसके दिमाग पर हावी हो जाता। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था, अमन अपने दोस्तों रोहित और सुमन से मिला। तीनों गांव के पुराने पेड़ के पास बैठे थे। अमन ने आखिरकार अपना इरादा साझा किया। दोस्तों, मैं अजगरी हवेली में जाना चाहता हूं। मुझे उस चिराग का सच जानना है, अमन ने गंभीरता से कहा। रोहित ने चौंकते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि वहां से कोई वापस नहीं आता? सुमन ने भी सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ अमन, दादी नानी की कहानियां कुछ यूं ही नहीं बनती। वहां कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो हमें नहीं छेड़ना चाहिए। लेकिन अमन ने उन्हें अपनी जिज्ञासा के बारे में समझाया। यह सिर्फ एक कहानी हो सकती है। अगर यह सच है तो हमें जानना चाहिए, और अगर यह झूठ है तो गांव वालों के डर को खत्म करना चाहिए। हमें सच्चाई का सामना करना चाहिए। अमन की बातों ने रोहित और सुमन को असमंजस में डाल दिया। वे जानते थे कि अमन को कोई रोक नहीं सकता। आखिरकार दोनों ने डरते डरते उसकी योजना में शामिल होने का फैसला किया। ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन अगर कुछ भी अजीब हुआ तो हम तुरंत वहां से निकल जाएंगे, रोहित ने कहा। सुमन ने एक टॉर्च और कुछ लाठी ले आने का सुझाव दिया। अगर कुछ हुआ तो हमारे पास खुद की रक्षा करने का साधन होना चाहिए। अगली रात जब गांव गहरी नींद में था, तीनों अपने अपने घरों से चुपचाप निकले। अमन ने अपनी जेब में एक छोटा चाकू रखा, जबकि रोहित ने खाने का एक छोटा पैकेट और सुमन ने एक पुरानी मानचित्र जैसी चीज लेकर चलने का सोचा, जिसे उसने अपने दादाजी की पुरानी किताबों से निकाला था। हवेली तक पहुंचने का रास्ता घना और अंधेरे से भरा था। रास्ते में झिंगुरों की आवाज और सूखी पत्तियों की सरसराहट उनकी नसों में डर भर रही थी।
लेकिन अमन का आत्मविश्वास उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा था। हवेली का बड़ा गेट उनके सामने खड़ा था। यह लोहे का पुराना और जंग लगा गेट था, जिसमें जगह जगह दरारें और बेलों की लताएं लिपटी हुई थी। तो क्या हम अंदर चले? अमन ने टॉर्च जलाते हुए कहा। रोहित और सुमन ने डरते हुए सहमति दी। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, वो जोर की आवाज के साथ चरमराया। हवेली के अंदर का दृश्य और भी भयानक था। ये जगह एक सुनसान जंगल की तरह थी। हर कोने में मकड़ियों के जाले और घास फूस फैले हुए थे। हवा में अजीब सी नमी थी और वहां का वातावरण ठंडा और भारी लग रहा था। यहां सच में अजीब माहौल है, सुमन ने कांपती आवाज में कहा। शांत रहो, हमें बस चिराग ढूंढना है और सच पता करना है, अमन ने आत्मविश्वास के साथ कहा। जैसे ही वे हवेली के अंदर बढ़े, एक बड़ी सीढ़ी उनके सामने थी। ये सीढ़ी ऊपर एक अंधेरी जगह पर जा रही थी। सीढ़ियों पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन उसके बीच छोटे छोटे निशान थे, जैसे किसी ने हाल ही में वहां चलने की कोशिश की हो। ये निशान किसी इंसान के हैं? रोहित ने धीरे से पूछा। या शायद जिन्न के, अमन ने मजाक में कहा। लेकिन सुमन और रोहित की हालत खराब हो गई। तीनों ने ऊपर जाने का फैसला किया। सीढ़ियों की हर लकड़ी उनके कदमों के नीचे चरमराती हुई आवाज कर रही थी। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, एक बड़ा कमरा उनके सामने खुला। कमरे में एक पुराना संदूक रखा था। संदूक पर रहस्यमयी आकृतियां और कुछ अजीब सी लकीरें बनी हुई थी। क्या यही वो जगह है? सुमन ने डरते हुए पूछा। लगता तो ऐसा ही है, यही संदूक हमें जवाब देगा, अमन ने कहा। अमन ने धीरे धीरे संदूक के ढक्कन को उठाया। जैसे ही संदूक खुला, एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। जैसे ही अमन ने संदूक का ढक्कन उठाया, तेज रोशनी ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। तीनों की आंखें चकाचौंध हो गई और वे घबराकर पीछे हट गए। कुछ सेकंड के लिए हवेली की घनी चुप्पी तेज आवाजों और गूंजते हुए अजीब सुरों से भर गई। ये क्या हो रहा है? सुमन ने कांपते हुए पूछा। रोशनी धीरे धीरे कम हुई और उनकी नजर संदूक के अंदर पड़ी। अंदर एक पुराना चिराग था। यह साधारण चिराग नहीं था, उस पर सुनहरी नक्काशी थी, जो पहली नजर में किसी रहस्यमय भाषा की तरह दिखती थी। चिराग की बनावट ने तीनों को खामोश कर दिया। क्या यह वही चिराग है जिसके बारे में दादी ने बताया था? अमन ने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे यह बिल्कुल सही नहीं लग रहा, हमें इसे छूना नहीं चाहिए, रोहित ने पीछे हटते हुए कहा। लेकिन अमन ने उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। उसने धीरे धीरे अपना हाथ चिराग की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसने चिराग को छुआ, कमरे का माहौल अचानक बदल गया। हवेली की दीवारें कंपन करने लगी। हवा में तेज ठंडक फैल गई और अंधेरे कोनों से धुएं की लहरें उठने लगी। फिर चिराग से गहरा काला धुआं निकलने लगा। धुआं घूमते घूमते एक विशाल आकृति में बदल गया। ये आकृति किसी इंसान जैसी थी, लेकिन इसका आकार बहुत बड़ा और डरावना था। उसकी आंखें अंगारों जैसी चमक रही थी और उसकी आवाज गूंजती हुई निकली। कौन है जिसने मुझे जगाने की हिम्मत की? तीनों ने डर के मारे एक दूसरे को देखा। अमन ने कांपते हुए जवाब दिया। हाँ, हम यहां सच जानने आए हैं। क्या तुम जिन्न हो? जिन्न ने ठहाका लगाया। उसकी हंसी इतनी जोरदार थी कि हवेली की खिड़कियां हिलने लगी। मैं वो हूं जो सदियों से इस चिराग में कैद है। तुमने मुझे छेड़ा है, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा, सुमन ने डरते हुए कहा। हमने तुम्हें छेड़ने का इरादा नहीं किया, हम तो सिर्फ चिराग के बारे में जानना चाहते थे। जिन्न ने उन्हें घूरते हुए कहा। यह चिराग मेरी ताकत है और ये मेरा बंधन भी। मुझे सैकड़ों साल पहले इस चिराग में कैद कर दिया गया था। जो कोई मुझे आजाद करने की कोशिश करता है, वो अपनी आत्मा खो बैठता है। हम तुम्हें आजाद कैसे कर सकते हैं? अमन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। जिन्न ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम इस चिराग को हवेली के पीछे बने काले कुएं में फेंक दो,
तो मैं हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने मुझसे कोई चालाकी की तो मैं तुम्हारी आत्माओं को निगल जाऊंगा। हवेली के कमरे में अब सन्नाटा पसरा हुआ था। जिन्न की गूंजती हुई आवाज और उसकी विशालकाय आकृति ने तीनों दोस्तों को स्तब्ध कर दिया था। अमन ने साहस दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। जिन्न ने अपनी ज्वालामुखी जैसी आंखों से तीनों को घूरते हुए कहा, तुम्हारे पास समय कम है, या तो मेरा सौदा स्वीकार करो या फिर तुम्हारी आत्माएं इस हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो जाएंगी। सुमन ने कांपते हुए अमन के कान में फुसफुसाया, मुझे ये सब जाल जैसा लग रहा है, हमें यहां से भाग जाना चाहिए। लेकिन रोहित ने गंभीर स्वर में कहा, हम यहां फंसे हुए हैं, दरवाजे अपने आप बंद हो चुके हैं, हमें कुछ करना ही होगा। अमन ने अपनी हिम्मत जुटाते हुए जिन्न से पूछा, अगर हमने तुम्हें आजाद कर दिया तो तुम हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे? जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा आदेश मानना होगा। ये चिराग मेरे लिए कैद का प्रतीक है, इसे उस काले कुएं में फेंक दो जहां इसका अंत हो सके। अमन, रोहित और सुमन ने एक कोने में जाकर आपस में चर्चा की। क्या होगा अगर ये हमें धोखा दे? सुमन ने घबराहट में पूछा। हमें इससे ज्यादा सोचने का समय नहीं है। अगर ये सच कह रहा है तो हमें इसे आजाद कर देना चाहिए, अमन ने तर्क दिया। और अगर ये झूठ कह रहा है तो क्या हम मर जाएंगे? रोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तीनों को निर्णय लेना था। आखिरकार अमन ने फैसला लिया, हम इसे कुएं में फेंकेंगे। हमें इस पर विश्वास करना होगा, वरना यहां से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। उन्होंने जिन्न से कहा, हम तुम्हारा आदेश मानेंगे, लेकिन अगर तुमने हमें धोखा दिया तो हम अपनी पूरी ताकत से तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। जिन्न ने एक और गूंजती हुई हंसी के साथ कहा, तुम इंसान मुझे क्या हरा पाओगे? चलो अब इस चिराग को ले जाओ। जिन्न ने हवेली का एक छिपा हुआ दरवाजा खोला। यह दरवाजा एक अंधेरी गुफा की ओर ले जाता था। गुफा की दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थी और ठंडी हवा वहां की भयानकता को और बढ़ा रही थी। अमन ने चिराग को संभालते हुए आगे कदम बढ़ाया। सुमन और रोहित उसके पीछे चल रहे थे। गुफा का रास्ता पतला और घुमावदार था। जैसे ही वे आगे बढ़े, वहां की दीवारें अपने आप कांपने लगी। मुझे बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा, सुमन ने कांपती आवाज में कहा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, अमन ने जवाब दिया। कुछ देर चलने के बाद वे उस काले कुएं के पास पहुंचे। कुआं गहरा और रहस्यमयी था। उसकी सतह से हल्की हल्की धुंध निकल रही थी। अमन ने चिराग को उठाया और कुएं के करीब गया। क्या तुम तैयार हो? रोहित ने पूछा। हां, इसे खत्म करते हैं, अमन ने चिराग को कुएं में फेंकते हुए कहा। जैसे ही चिराग कुएं में गिरा, वहां की जमीन हिलने लगी। हवेली और गुफा के हर कोने से तेज आवाजें आने लगी। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ जिन्न की आकृति पूरी तरह से गायब हो गई। तीनों को ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी गुफा की दीवारों से अजीब सी परछाइयां उभरने लगी। ये क्या हो रहा है? सुमन ने घबराकर पूछा। जिन्न की आवाज गूंजती हुई आई, तुमने मुझे आजाद कर दिया, लेकिन याद रखना, अब ये हवेली और ये जमीन मेरी है। जो कोई भी दोबारा यहां कदम रखेगा, उसकी आत्मा मेरी होगी। तीनों ने वहां से भागने की कोशिश की। गुफा का रास्ता अब और भी डरावना हो गया था। जगह जगह से दीवारें गिरने लगी और रास्ता हर तरफ से बंद होता जा रहा था। आखिरकार वे किसी तरह हवेली से बाहर निकलने में कामयाब हुए। बाहर का माहौल बिल्कुल शांत था। हवेली के आसपास का इलाका अब पहले से भी अधिक डरावना लग रहा था। हवेली से बाहर निकलते ही जैसे ही तीनों ने राहत की सांस ली, हवा में एक अजीब ठंडक फैल गई। यह ठंडक एक ताजगी से ज्यादा डर और अजनबीपन का एहसास कराती थी। जब उन्होंने सिर घुमाकर हवेली की ओर देखा तो ये पहले से कहीं अधिक डरावनी दिखने लगी थी। हवेली के खिड़की
और दरवाजे जैसे अब उन पर नजरें डाल रहे थे। सुमन ने कांपते हुए कहा, क्या हम सही कर रहे हैं? क्या जिन्न सचमुच आजाद हो गया है? रोहित ने सिर झुकाया, हमें नहीं पता, लेकिन अब हम भाग नहीं सकते। अमन ने गहरी सांस ली और कहा, हमें किसी भी हालत में गांव लौटना होगा। अब जो कुछ भी होगा उसे हमें झेलना पड़ेगा। तीनों ने हवेली से दूरी बनाते हुए गांव की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते भर अमन की आंखें बार बार हवेली की ओर जाती, जैसे वो कुछ महसूस कर रहा हो, कुछ देख रहा हो जो दूसरों को नजर नहीं आ रहा था। वापसी के दौरान हवेली की छाया उनके पीछे महसूस हो रही थी। तीनों को लगा कि जैसे हवेली उनके साथ चल रही हो और उसका असर उनके मनोबल पर भी पड़ रहा हो। जब वे गांव पहुंचे तो सूरज की रोशनी पहले से भी फीकी और उदास लगने लगी। गांव लौटने के बाद तीनों ने जो अनुभव किया था वो कोई सामान्य अनुभव नहीं था। हवेली से बाहर आते समय उन्हें यह एहसास हुआ कि जिन्न के रहस्यमय आदेश के बाद अब गांव में कुछ अजीब सा हो रहा है। सबसे पहले अमन ने देखा कि उसके दो दोस्तों का व्यवहार बदल गया था। रोहित और सुमन अब पहले जैसे नहीं रहे थे। रोहित अक्सर गहरे विचारों में खो जाता था और उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले थी। वहीं सुमन की आंखों में हमेशा एक डर का साया नजर आता। अमन ने उन दोनों से पूछा, क्या तुम ठीक हो? रोहित ने लापरवाही से कहा, हां, सब ठीक है, बस थोड़ा थकान महसूस हो रहा है। सुमन ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। अमन को महसूस हो रहा था कि जिन्न के आदेश के बाद कुछ न कुछ गलत हो चुका था, लेकिन उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या था। वो दादी के पास गया और उसे हवेली के बारे में बताया। दादी, हम चिराग को कुएं में फेंक आए, लेकिन अब कुछ अजीब हो रहा है। दादी की आंखों में एक तीव्र चिंता की झलक आई। तुमने उसे आजाद कर दिया? उसने चौंकते हुए पूछा। अमन ने सिर झुकाया और कहा, हां दादी, अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। सब कुछ अजीब सा लग रहा है। दादी ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने जो किया वो तुमसे बड़ी भूल हो सकती है। अब अगर हवेली की छाया तुम्हारे ऊपर है तो ये छोड़ने वाली नहीं है। कुछ दिन बाद अमन ने महसूस किया कि हवेली के रहस्यों का असर उसकी जिंदगी पर पड़ने लगा था। रात को अजीब आवाजें आती जो उसे कभी महसूस नहीं हुई थी। कभी लगता कि वह किसी के पीछे चल रहा है, कभी उसे महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। एक रात जब अमन घर से बाहर निकला, उसे ये एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। एक अजनबी आंधी ने अचानक गांव को घेर लिया। हवा तेज चलने लगी और पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। अमन ने महसूस किया कि हवेली की ओर एक खींचाव सा हो रहा था, जैसे वो उसे पुकार रही हो। अमन ने बिना सोचे समझे हवेली की दिशा में कदम बढ़ा दिया। अगले दिन जब रोहित और सुमन ने देखा कि अमन घर पर नहीं है तो वे घबरा गए। उन्होंने गांव के हर कोने में उसे ढूंढा, लेकिन अमन कहीं नहीं मिला। गांव में अफवाहें फैलने लगी। लोग कहते थे कि हवेली ने उसे अपनी पकड़ में ले लिया है। वो जो आदमी हवेली में जाता है वो कभी लौटता नहीं, एक बूढ़ा गांव वाला बोला। रोहित और सुमन ने महसूस किया कि जिन्न के शाप से बचने का कोई रास्ता नहीं था। हवेली अब सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि उसने अब पूरी धरती को अपने प्रभाव में ले लिया था। रोहित और सुमन ने फैसला किया कि अगर अमन वापस नहीं आता तो वे अपनी जान पर खेलकर हवेली का रहस्य सुलझाएंगे। वे दोनों रात के अंधेरे में हवेली लौटे, लेकिन अब हवेली बिल्कुल अलग थी। उसकी दीवारें जैसे चमक रही थी और हवेली में से आवाजें आ रही थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, वे देख सकते थे कि चिराग अब हवा में तैर रहा था। उसके चारों ओर एक हल्की सी रोशनी थी जो उन दोनों को अपनी ओर खींच रही थी। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, जिन्न की आवाज आई, तुम दोनों मेरे पास आने का इरादा रखते हो? सुमन और रोहित ने पूरी ताकत से कहा, हम अमन को बचाने आए हैं। लेकिन जिन्न ने गहरी हंसी के साथ कहा,
अब तुम्हारा कोई काम नहीं। हवेली ने सब कुछ ले लिया है। उन्हें समझ में आ गया कि जिन्न ने उनका जीवन अपनी जंजीरों में बांध लिया था। ये हवेली कभी खत्म नहीं होने वाली थी। ये हमेशा के लिए उसकी छाया में जीने वाली थी।